आप देख रहे हैं तनाजुर फर्रुख सुहेल गोइंदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। तनाजुर में हमारे आज के मेहमान हैं पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर जनाब ओरिया मकबूल जान। सियासत और तारीख पर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। दुनिया में और ख़ित्ते में होने वाली सियासी तब्दीलियों पर करेंगे आज इनसे एक खुसूसी गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम ओरिया साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। जब ओबामा ने कैंपेन की अमेरिका में, तो उसने ये तासुर दिया कि वो इराक़ से अपनी फ़ौजें निकालेंगे और अफ़गानिस्तान का मिलिट्री सलूशन नहीं करेंगे, उसको महदूद करेंगे। लेकिन चंद रोज़ पहले अमरीकियों ने और अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स ने ओबामा की सरबराही में नई अफ़गान पॉलिसी मुरतब की है और उसको 18 महीने के अंदर उसके नताइज लेने का फ़ैसला भी कर लिया है। ये क्या है अफ़गान पॉलिसी? असल में जिस वक्त ओबामा के पास 4 ऑप्शन रखे गए थे और कि 35,000 फ़ौज, 25,000 फ़ौज, 75,000 फ़ौज, 80,000 फ़ौज, इन चारों ऑप्शन के साथ अगली लाइन किसी ने नहीं पढ़ी कि ये चारों ऑप्शन इसलिए हम रखे हैं कि हम किस तरह पीसफुल ग्रेसफुल एग्जिट करेंगे अफ़गानिस्तान से। ये था बेसिक उनका मकसद। और उसके साथ बुनियादी तौर पर पॉलिसी असल में मसला सारा ये है कि अमेरिकन जितनी भी जगह पे इस पूरे इलाके ख़ित्ते के अंदर आया है, तो उसने ये समझा था कि वो जब आएगा और एक ख़ास सतह पर वहाँ ठहरेगा तो फिर वहाँ के लोगों को वो ट्रेंड करके वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बना देगा। जैसे इराक़ में ट्रांजिशन होगी। हाँ, इराक़ में उन्होंने किया। 8 सालों से जारी है। सबसे पहली बात है कि उनको इराक़ में एक ठीक ठाक 5-5.5 लाख फ़ौज मिल गई जो सद्दाम हुसैन ने बनाई हुई थी। एक स्टेट थी, ऑर्गेनाइज स्टेट थी, 5 लाख रियासत का। ये अफगानिस्तान में जिस वक्त वो आए हैं तो अफगानिस्तान में उन्होंने एक कहा था कि एक हम फौज बनाएंगे मल्टी एथनिक, जिसमें उन्होंने बनाई भी नहीं बन सकी ना उनके। हाँ, मसला सारा ये है कि ताजिक और उज़्बेक हैं मेन इस वक्त उस फौज के अंदर। 1,30,000 आर्मी जो है उसको उन्होंने रखना है। डोमिनेटिंग ताजिक उज़्बेक हैं और मेजॉरिटी जो पश्तून जो इनको वो कहते हैं वो भी पश्तून नहीं है। अच्छा। वो मतलब अगर करज़ई को आप कहें कि करज़ई पश्तून है तो पश्तून नहीं मानते, क्योंकि वो बेसिकली वो उस खास ट्राइब से है जिसकी फॉलोइंग कोई नहीं, मतलब वो जो फारसी स्पीकिंग दुरानी से ना कि जो पश्तूनों से अलग होकर फिर रूलिंग एलीट बन गए थे, वो जो रगड पश्तून है ना, कि जो गजनी के अंदर है, कि जो हेलमंद के अंदर है, ठीक है, जो कि गलजई है, जो कि काकड़ है, जो कि अचकजई है, ये इस पश्तूनों में से कोई बंदा वहाँ नहीं गया। ठीक। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी बेल्ट के अंदर पश्तूनों का एक मुकम्मल तौर पे इंटरेस्ट बिल्ट हो गया है पॉपी के ऊपर, और वो पॉपी की आगे सप्लाई है, उसके अंदर आर्म्स हैं, सारा कुछ हर चीज़ आती है। तो एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड कर, आगे कहते हैं जी 1,30,000 फ़ौज जो है इस वक्त तकरीबन ओवरऑल 1,30,000 बनती है। 35,000 आ जाएँ नेटो मिला के, अमेरिकन मिला के, ये सारे मिला के 1,30,000 के करीब बनती है। ये 1,30,000 फ़ौज और अफ़गानिस्तान का ट्रेन, अफ़गानिस्तान का इलाका और उसकी जो फैले हुए सारे के सारी जगह हैं, वो बुनियादी तौर पर वो चाहते ये हैं कि हमें ग्रेसफुल एग्जिट मिल जाए। वो और एक चाहते हैं एग्जैक्टली 18 मंथ इसलिए तो दिए गए हैं। 18 मंथ में जो अमेरिका निकलना चाहता है, अब वो मैसेज नहीं देना चाहते कि हम जा रहे हैं वरना तालिबान आगे आ जाएंगे। ठीक। अब देखना तालिबान वो इस मौजूदा तारीख के अंदर 1901 से लेकर, मैं सिर्फ तालिबान की बात नहीं कर रहा, पश्तून सोसाइटी 1905-1 से लेके 2009 तक, ये 100 साल का अरसा बनता है। इस 100 साल के अरसे के अंदर हम कभी मिसालें देते थे कि असरो कसरा को शिकस्त दे दी, ठीक, लेकिन 1901 से लेके 2009 तक 3 बड़ी ताकतें बुरी तरह शिकस्त खाई। उसकी रीजंस क्या थे? रगडनेस। अच्छा, देखे ना आप जब यू डोंट हैव टू लूज, मेरे पास कुछ छिन जाने का खतरा ही नहीं है ना, रहा खतरा न चोरी का, दुआ देता हूँ राजन को, मेरे पास कुछ छिन। लेकिन नई अफ़गान पॉलिसी पे जो पाकिस्तान के कई नाकदीन हैं, जो पॉलिटिकल तजिया नकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कोई हिडन एजेंडा है। नहीं, हिडन एजेंडा और तरीके से हो सकता है रिगार्डिंग पाकिस्तान। हिडन एजेंडा इसलिए हो सकता है कि अब ये जो रिगार्डिंग पाकिस्तान फिक्रे हैं, ये इंडिया से शामिल हुए हैं, इंडियन प्रेशर से शामिल हैं। बुनियादी तौर पर रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट आई थी आज से कुछ 7-8 महीने पहले, जिस पे चाइना ने बड़ा एहतजाज किया था। चाइना ने ये कहा था कि ये रिपोर्ट जो है, ये अमेरिका जो है एक वॉर थिएटर एक्सटेंड करके यहाँ पर एक आग के शोले देखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका चाहता है ये है कि यहाँ पर उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलता रहे। वो वॉर थिएटर कैसे बनेगा?
आप कभी ओबामा की तकरीर को देखें जो कि इजिप्ट में उसने की थी, वो तकरीर और नेपोलियन की तकरीर का कंपैरिजन करें। नेपोलियन जब आया है तो मिडिल ईस्ट की नई कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढने गया था, जी, नई कंट्राडिक्शन भी और अपनी हेजेमनी भी, और उसके अंदर वॉर। अमेरिका बेसिकली किसी इलाके को फतह नहीं करना चाहता, अमेरिका एक ऐसी मंडी बनाना चाहता है जहां उसका असला बिक सके। 2007 में असला बिके या इलाके के जो रिसोर्सेज तो और बात है, उन पर कब्जा, इलाके के पॉलिटिक्स पे देखा ना, इलाके के पॉलिटिक्स पे तो एक उन्होंने कब्जा कर लिया डॉलर्स की वजह से। यानी 1970 के अंदर पहली दफा ये हुआ था कि जो बिल थे ना डॉलर्स के, वो फ्रांस ने जब मांगे अमेरिका से, वो अपने पैसे मांगे तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं था और अमेरिका रिफ्यूज्ड, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ पेपर मनी क्रिएट की हुई थी। पैसा आप क्रिएट करते हैं अगेंस्ट समथिंग, ठीक है, आपके पास सोना होना चाहिए, चांदी होनी चाहिए, कोई और चीज होनी चाहिए, कोई चीज। वो फिर आया ये कि अमेरिका चला गया अरबों के पास, अरबों ने कहा कि हम सारे का सारा पेट्रोल जो है ना वो डॉलर के अंदर, ठीक है, बेचेंगे। अब पाकिस्तान ने पेट्रोल खरीदना है तो पहले डॉलर खरीदेगा, ठीक है, रूस ने खरीदना है तो पहले डॉलर खरीदेगा, चीन ने खरीदना है तो, और डॉलर किसके अगेंस्ट प्रिंट हो रहे हैं? पेट्रोल के अगेंस्ट, फ्यूल के अगेंस्ट। वो जो सऊदियों की मलकियत है, वो किसी और कंट्री में चले जाए तो अमेरिका की पूरी इकोनॉमी बैठ जाती है, और उसके लिए उन्होंने अपनी गवर्नमेंट वहां रखी हुई। मैं ये बात दूसरी तरफ चल जाएगी, मैं वहां पर आना चाहता हूं कि वो नेपोलियन की तकरीर थी। नेपोलियन वहाँ आया था, उसने अल हज़रत के उलमा को बुलाया और उसके बाद सारों को बड़े तहफ़ दिए, जैसे हमारे औकाफ वाले करते हैं, उलमा इकराम को तकरीर की, नबी वसल्लम का नाम लेता था, ऐसे अंगूठे चूमता था, कोर्निश पे जा लाता था, बिल्कुल ऐसे, ठीक। और उसके बाद उसने कहा कि हम इस इलाके के अंदर ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। और फिर आप सोचें कि जो उसके खिलाफ इंसर्जेंसी उठी है सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर ख़त्म हो गई है, क्योंकि सारी मसाजिद के ऊपर नेपोलियन की तोपें पड़ी हुई थी, क्योंकि वो समझते थे कि नेपोलियन तो आशिक रसूल है, ठीक। और यहाँ भी सूरत हाल ये थी कि अमेरिका जिस वक्त आया तो सद्दाम से निजात और ये वो अब इस वक्त जिस वक्त अफगान वॉर थी, आपको पता है कि सारी जहाद की केसेटें जो थी ये अमेरिका के अंदर बनती थी, वहां पर बकायदा उनकी ऑडियो विजुअल सिस्टम से फिल्मों के हीरे जहादी थे सारे, उनकी फिल्मों के हीरो जहादी थे वो सारे के सारे। लेकिन अच्छा, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि मटेरियल वहां प्रिंट होता था हीरो बनने की, उसकी कोई और वजह नहीं है, वो कहाँ रहना। एक तो उनको रिसोर्सेज ऑयल का जो वो मिलता रहे, और दूसरा उनके साथ ये है कि उनकी पैसा बिकता है। 2007 में 13.2 बिलियन का उसने असला बेचा। 2008 में रिसेशन है, दुनिया में पैसा खत्म हो गया, 23.9 बिलियन डॉलर का असला बेचा। अब वो चाहता ये है कि कोई बड़ी बड़ी 3-4 गाय सिलेक्ट की जाए कि जिनके साथ जंग शुरू हो, खित्ते में जंगों का आगाज किया जाए। अब उसमें हुआ ये है, तो मिडिल ईस्ट में कॉन्ट्राडिक्शंस ढूंढ रहे हैं। मिडिल में तो 3 उनके बेसिक एक है ना, एक तो शिया सुन्नी किसी ना किसी तरह का सेक्टेरियन बुनियादों पर। अच्छा, ये इतना टेस्टेड नहीं है, अगर कि बहुत सदियों पर टेस्टेड, फिर भी कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिल्टअप हो जाता है। अरब और अजम बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत है, क्योंकि वो सारे का सारा और ये टेस्टेड है। 91 की इराक वॉर में अरब और अजम टेस्टेड, और अरबों की बड़ी सदियों की हिस्ट्री है, गूंगे हैं ये, अजमी गूंगे अभी तक अरब अजम की कॉन्फ्लिक्ट है, अभी तक है बिल्कुल है। इराक के अंदर भी है। आप कभी जाकर देखें ना ईरान के अंदर, तो आपको अरब और अजम की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नजर आएगी। ईरान के अंदर, ईरान जो है ईसीओ के ऊपर बेस करेगा, फारसी लैंग्वेज को आगे जाके फारसी बानी, और अजम का इन्फ्लुएंस थ्रू हिजबुल्लाह और सीरिया हुआ है, जो अरबों के लिए एक नई डेवलपमेंट। उसके बाद आप देखें कि अरबों ने वहां जाके इन्फ्लुएंस किया और वहां हिजबुल्लाह के साथ उनको शिकस्त दिलवाई लेबनान में जाके, और शाम के अंदर भी उन्होंने इन्फ्लुएंस बकायदा बिल्टअप किया। दो प्रॉक्सी हैं उस रीजन में, एक तो अरब अजम। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर तीसरा है फिर मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। मतलब आप कह रहे हैं कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म फिर दोबारा उसकी वजह अमेरिकी करेंगे पहले की तरह। उसकी वजह यह है कि 3 मोटी ताजी गायें हैं। एक है इंडिया, बड़ा पैसा बना लिया, और पैसा किसके पास है? अंबानीज के पास, टाटास के पास, फलाने के पास। आम आदमी के पास कोई पैसा नहीं, गुर्बत है, जहालत। फिर दूसरी कंट्राडिक्शन, 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, गीटुआइज्ड हैं, तो मुकम्मल तौर पे डिप्राइव्ड हैं, ऐसे डिप्राइव्ड हैं कि उनके दलित से भी, शूद्रों से भी बुरे हैं, ठीक। एक ऐसी किस्म की आग है जो वहां बिल्टअप की जा सकती है। दूसरी गाय चाइना है, अच्छा, वहां भी मुसलमानों के खास बढ़िया। भारत के हवाले से मैं बात में उधर आऊंगा। आपने बात की कि भारत के अंदर 640 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें 240 के करीब नक्सलाइट्स के अपराइजिंग है, और मिलिटेंट अपराइजिंग है। जो भारत के पॉलिसी मेकर्स और हुक्मरान हैं
वो ये समझते हैं कि उनको एक्सटर्नल थ्रेट इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये इंटरनल बन गया। ये असम से निकल के महाराष्ट्र तक चले गए हैं और इसके लिए उन्होंने एक 1.5 लाख से ज़्यादा एक फौज भी बनाई है खुसूसी तौर पर इस अपराइजिंग को। तो क्या इसके अंदर भी उसमें मैं बताऊं आपको, मसला सर ये है कि जितने ज़्यादा वहाँ पर रिफ्ट पैदा होती है, ये प्रॉक्सी वार में क्या होता है कि ये रेगुलर बॉर्डर पे नहीं होती, ये बंदे को वो बिल्कुल कुत्ते और मक्खी वाली जंग होती है। मक्खी कान पे बैठती है, कुत्ता कान को काटता है, मक्खी दुम पे बैठती है, कुत्ता दुम को काटता है, मक्खी पेट पे जाके बैठती है, कुत्ते को पागल कर देती है। ये उन्होंने अफगान का फौज का अमेरिका ने अफगानिस्तान में तजर्बा करके देखा, फिर अमेरिका ने मुख्तलिफ जगहों पे लैटिन अमेरिका में करके देखा, पहली दफा हुआ ये कि अफगानिस्तान में इराक में डायरेक्ट आए, उनके यहाँ उनकी इकॉनमी ड्रॉप कर गई। उन्होंने कहा ये तो हम मारे जाएंगे। अब वहां पर अब हम वो वॉर चलेंगे। अब ये तीसरी है रशिया। अच्छा, रशिया ने बड़े पैसे बनाए, अभी इकोनॉमी बेहतर हुई है। इकोनॉमी क्यों बेहतर हुई? जॉर्जिया में अमेरिका ने खास तौर पे उसको अलाउ किया कि तुम दुनिया के चंद अमीर मुल्कों को अपनी एटॉमिक टेक्नोलॉजी जो है ना, पीसफुल टेक्नोलॉजी, वो बेचो। वो सऊदी अरब गया था, वहाँ उसने बेची। उसके एजाज में बकायदा शाह साहब ने, बकायदा अब्दुल्ला साहब ने तलवार पकड़ के रक्स भी किया था, आपको याद होगा, ठीक है, चंद महीने पहले। अब चाइना के पास, अमेरिका, रशिया के पास पैसे भी आ गए हैं, उसके पास वैसे भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, पहले भी उसकी फौज मौजूद है। तातारिस्तान बहुत बड़ा इशू, तुर्कमानिस्तान के ऊपर के टर्क बहुत बड़ा इशू, जॉर्जिया का बहुत बड़ा इशू, खुद ग्रोजनी जो चेचनिया है उसके अंदर बेसिकली अलकायदा जो है, इसका तो बेस जो है चेचन उसकी बुनियाद पे आता है और चेचन स्टाइल पे चलता है। वहां पर वो अपने चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से ये, अब जिस वक्त ये जंग शुरू होगी, जंग वो प्रॉक्सी वार करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉक्सी वार बदल जाती है। अब इंडिया क्या चाहता है? इंडिया देखें, इंडिया के 2 रिएक्शन। एक तो उन्होंने मनमोहन को वहां भेजा कि पाकिस्तान को, आप यहाँ से जा रहे हो तो एटलीस्ट पाकिस्तान को हमारे कंट्रोल में दे जाओ। वैसे तो हम जंग लड़ सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर बटन जो है ये बड़ा मसला हो जाएगा और थ्रेट वही क्रिएट किया जाता है कि उनके पास आ जाएंगे, जहादियों के पास आ जाएंगे। दूसरा इंडिया चाहता यह है कि इससे पहले कि कोई प्रॉक्सी वार शुरू हो, हम डायरेक्ट बॉर्डर की वार शुरू कर देते हैं। अच्छा, जिस वक्त बॉर्डर की वार शुरू होती है तो फिर प्रॉक्सी वार नहीं बिल्ड की जा सकती, ठीक है, बहुत बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ फौजें चल रही होती हैं, तराने बज रहे होते हैं, कौम यूनाइट हो जाती है। पाकिस्तान में किसको कितना भी इख्तिलाफ हो, अमेरिका का भी इंडिया में दोनों तरफ, असला दोनों तरफ अमेरिका का। मैंने बताया ना कि 1 साल के अंदर $13 बिलियन का फर्क है। रिसेशन, दुनिया भूख से मर रही है, दुबई डूब रहा है। अच्छा, असला बिक रहा है। जो अमेरिकियों की अफगान पॉलिसी है, क्या पाकिस्तान को अपनी रिव्यू नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तान को, मैं तो इस वक्त कहता हूं कि पाकिस्तान को विद इन 2-3 डेज एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको हॉट परसूट का थ्रेट है। अच्छा, ओबामा की जो उसके अंदर है कि हम नहीं छोड़ेंगे जहां जहां भी हमें बंदा मिला। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में भी है, बलूचिस्तान में 24 साल गुजारे हैं, बलूचिस्तान में किसी का बाप वहां नहीं छुप सकता, ऐसी इम्पॉसिबिलिटी सहरा किस्म के है। नहीं, पहली बात तो यह है कि बलूचिस्तान में जो है उनको होस्टाइल एटमॉस्फेयर मिलेगा। अच्छा। एक बात तो यह है, लैंग्वेज का मसला है सबसे बड़ा, कि नीचे बलोच एरिया, ऊपर पश्तून एरिया। अच्छा, पश्तून एरिया में पश्तून महाजर कभी वेलकमिंग नहीं रहा वहाँ पर किसी तौर पर भी, क्योंकि वो बिल्कुल अलग समझते हैं हमको। वहाँ पर कभी भी पठानों की इतनी अक्सरियत वहाँ नहीं रही, ठीक है, जो महाजरीन की थोड़े से 7-8 लाख होते थे, बाकी सारे तो पेशावर, वजीरिस्तान यहाँ बैठे होते थे। तीसरा, अलकायदा ने कभी वहाँ पर अपने इन रोड्स नहीं बनाए। जैसे कैरी लूगर बिल में भी उन्होंने कहा, लश्कर तैयबा का भी हवाला था उसमें, और मुरीद के का भी जिक्र अच्छा, है। ये सारे मतलब ये कोयटा का भी जिक्र है। क्या एजेंडा क्या है ये सारा? एजेंडा बुनियादी तौर पे जुड़े हुए नहीं एक दूसरी चीजें, बिल्कुल टू क्रिएट ए कंफ्यूजन इन दिस सोसाइटी। जितना आप देखें ना, आपके यहाँ कंफ्यूजन आएगा। इंसर्जेंसी के खिलाफ जो इक्विपमेंट्स है ना, वो आप नहीं बनाते हो। आपको नाइट विजन डिवाइस भी अमेरिका से खरीदनी पड़ेंगी, आपको उसके बाद आंसू गैस भी वहीं से लेनी पड़ेगी, आपको उनके खिलाफ जो और इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी उनसे लेने पड़ेंगे, आपको सैटेलाइट एड भी उससे लेनी पड़ेगी। आपको मतलब ये कोई गोलियां, बंदूक और टैंक का मसला तो नहीं है, ये तो आपको रेगुलर किस्म का काम करना पड़ेगा जब आप उनसे खरीदे। ये इंडिया को भी यही करना। तो नई अफगान पॉलिसी पाकिस्तान कैसे इवॉल्व, पाकिस्तान क्या होनी चाहिए? देखिए, एक बात सुनो, ग्रेसफुल एग्जिट अमेरिका का पाकिस्तान के बगैर हो ही नहीं सकता। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को, पाकिस्तान या कुछ और, पाकिस्तान के बगैर, अकेले पाकिस्तान के बगैर ना ताजिकिस्तान, क्या सोल्यूशन है? उसकी वजह पाकिस्तान को अपनी ये ताकत, शेर को अपनी ताकत का पता होना चाहिए, शेर उसको बताए वो क्या होगा, वो कैसे, क्या आपके ग्रेसफुल एग्जिट इसमें ब्लूप्रिंट है आपके ज़हन में, कोई कॉन्सेप्ट है, क्या है? देखें, ग्रेसफुल एग्जिट जो है वो पाकिस्तान जब तक एड असिस्टेंस ना दे
ये जो इस वक्त दे रहे हैं हम नाटो को रास्ता दिया हुआ है, नाटो को रास्ता नंबर 1, नाटो को रास्ता दिया हुआ नंबर 1, नंबर 2 अपने उस पर टेररिज्म के खिलाफ फाइट लड़ रहे हैं। उनकी फाइट थी, थोपी गई, हमारे ऊपर आ गई, जैसे भी हुआ लड़ रहे हैं। उसके अंदर एक बॉर्डर, एक सेफ हेवन जो है वो डिस्टर्ब्ड है, ठीक है ना, मार के यहां नहीं आ सकते क्योंकि जहां पर डिस्टर्ब है, जहां पर आग लगी हुई, यहां कैसे आ सकेंगे? आएंगे तो लड़ना पड़ेगा यहां पर भी, ठीक है। वहां पर एग्जिट के वक्त अमेरिका के साथ, जिस तरह अमेरिका ने कंबोडिया के साथ किया था, वियतनाम से निकलते वक्त उसने कंबोडिया में खैमरूज वाली जंग शुरू कर दी थी। इस एग्जिट में आप समझते हैं कि पाकिस्तान का होना, पाकिस्तान लाज़मी को अब है? इस वक्त पाकिस्तान को अमेरिका को क्लियर करना चाहिए कि देखो तुम हमारे बगैर पीसफुल और ग्रेसफुल एग्जिट नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये जो अमेरिका शुरुआत में मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, अनएक्सपेक्टेडली कामयाब हुआ। जो बड़े बड़े एक्सटर्नल एक्सपर्ट थे पाकिस्तान के, कह रहे थे मुमकिन नहीं, वजीरिस्तान में जारी है। क्या ये मैसेज नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि हम इतने कॉम्पिटेंट हैं कि अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मिलिटरीली जो रेजोल्यूशन जहां तक करनी है कर सकते हैं, तो अफगानिस्तान में भी हमारी होना जरूरी है? देखें, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट रही है ना, पता नहीं हमारी पॉलिसीज शुरू से मुशर्रफ के ज़माने से लेके अब तक बहुत हद तक हैं, बड़ी जैसे कहते हैं ना, ऐसे रही हैं कि जैसे शायद हमें चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं है, जो हमें पढ़ाया जाता है हम सीख लेते हैं। मतलब जिस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान में आया, मैं कोयटा में था, दुनिया जहान का जर्नलिस्ट वहां बैठा हुआ था, बिल्कुल सरीना होटल नहीं, कोयटा में तो क्योंकि मुल्ला कंधार से, उन्होंने जैसे कंधार से जाना था, उससे कोलाब से आना था, तो और कोई रास्ता तो था नहीं। इधर तो जलालाबाद में तो उनको पता था साम बिन लादेन और ये बैठे हुए तो मारेंगे हमें, तो या कंधार से उनकी इनलेट या होस्ट वगैरह थी, ये हेलमंद थी, या उधर से थी, कोई और रास्ता नहीं। दुनिया जहान का जर्नलिस्ट, जो सरीना होटल एक होटल था, उसके हॉल के अंदर 50 लोगों के बिस्तर लगाए हुए थे, 5 स्टार होटल के अंदर ये था। सब बच्चे को इल्म था कि अगर अमेरिका वहां एंटर होता है तो हुकूमत जो है वो शुमाली इत्तेहाद की बनेगी। हमारे परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे नहीं, हमसे पूछ के बनाएंगे। लेकिन शुमाली इत्तेहाद के लीडर अहमद शाह मसूद 9/11 से चंद दिन पहले कत्ल कर दिए गए, वो भी एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री इसीलिए तो, वो तो मिस्ट्री इसीलिए ना कि लीडरलेस नेशन बनाया उसको। एक तो लीडरलेस नेशन, पहली बात है ना कि अमेरिकन जो हैं वो कभी भी नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान के अंदर एक पढ़ी लिखी गवर्नमेंट आए। गुलबदीन हिकमतयार इंजीनियर, ठीक, प्रोफेसर बुरहानुद्दीन नब्बानी यूनिवर्सिटी का टीचर, प्रोफेसर, ठीक है, उसके बाद बाकी जितने भी लोग, प्रोफेसर अब्दुल 7 ग्रुप थे जो ये पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट को गवारा कर लिया कि एक जाहिल नेशन के ऊपर एक जाहिल हुक्मरान तो मौजूद रहे, लेकिन ये पढ़े लिखे जहादी ना आए, इनके अंदर रिफ्ट पैदा की। आपको याद है कि ये सारे मान गए थे, वहां पर मुजद्दिदी को नॉर्वे से निकाला, ठीक है, और उसको कहा तुम आके इसका सरबराह बनो, ठीक, ताकि इनकी रिफ्ट बिल्ड। अहमद शाह मसूद इवन प्रोफेसर, हाँ, लेकिन अब मैं आपने पॉइंट उठाया कि पाकिस्तान अपना रोल अदा करे, अफगान पॉलिसी अपनी अनाउंस करे, जी, तो बैलेंस ऑफ पावर करे। पाकिस्तान कैसे रोल अदा कर सकता है? पाकिस्तान मिलिटरीली अदा करें या पॉलिटिकली? क्या है मसला? पहली बात यह है कि आप कहें कि हम वो तमाम असिस्टेंस आपसे विड्रॉ कर लेंगे अगर आपने ये काम ना किया। फॉर एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अमेरिकन को ये कहें कि क्योंकि आप निकल रहे हैं तो वहां पर जो गवर्नमेंट बनेगी वो हमारी मर्जी से बनेगी, बिकॉज वी हैव टू सेव आवर स्किन। थ्रेट तो अलकायदा का हमें आएगा ना सबसे पहला। मैं समझ रहा हूं, जो फिर ये जो ट्रांजिशन होगा उसका फार्मूला क्या है? वहां पे कोई पीस कीपिंग फोर्सेस आनी चाहिए? पीस कीपिंग फोर्सेस रख नहीं सकते। आप कहें कि जी ठीक है, इफ यू डोंट एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, अगर आप हमारी बातों को, तो हमारा बॉर्डर क्लोज है आपके लिए। एक बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इफ यू से दिस टू अमेरिका, अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड दिस। अमेरिका के अंदर 6000 पर्सन्स की सुसाइड कमिट कर रहे हैं, उनकी रेशो है अमेरिकन आर्मी के अंदर इस वॉर सिनेरियो को है 6000 पर ईयर। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी अपनी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, इराक वार में, अफगानिस्तान वार में। जी, अच्छा, 97,000 जो ट्रांजिशन थी, और यह साहब वेरी इंपॉर्टेंट इशू, जो ट्रांजिशन है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 18 महीने बाद एक स्टेज तो आएगी ना, फिर एक अनगवर्नड अफगानिस्तान हमारे लिए खतरा है। हमें अनगवर्नड अफगानिस्तान नहीं चाहिए। आप हमारे साथ बैठो, तालिबान से मुज़ाकरात करते हो, करज़ई से मुज़ाकरात करते हो, अहमद शाह मसूद से करते हो, दूसरों से करते हो, हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करो। इंडिया हमारा नेबर नहीं है, ठीक है, आप उनसे कहें इंडिया अफगानिस्तान का नेबर नहीं है हमारा। लेकिन इंडियन इंटरवेंशन तो बहुत ज्यादा है अफगानिस्तान में। वही तो मैं कहता हूं कि वो ये समझते हैं कि ट्रांजिशन में इंडियन फिलअप करेंगे उस गैप। जी, इंडिया को अगर आप उनके इंडियन जो है ना, उसको जो है अपना क्या नाम है, आर्मी चीफ,
आप उसको नशा भी पिलाओ ना, और नशे में उसको कहो कि तुम ऐलान कर दो कि इंडियन आर्मी वहाँ जाके जो बैठेगी अफगानिस्तान में, तो वो नहीं करेगा, इसलिए कि दे नो कि पाकिस्तान विल सर्टनली बिहेव, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि अफगान और पाकिस्तान अगर इकट्ठे हो गए इंडिया के खिलाफ, तो फिर इंडिया के लिए कोई वे आउट नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने जैसे ट्रेडिशन अहमद शाह अब्दाली से, आज की ट्रेडिशन नहीं। अच्छा, और ये अमेरिका क्या सिर्फ एक एजेंडा था वहाँ ओसामा बिन लादेन को ढूंढना, यहाँ के रिसोर्सेज देखें, मैंने आपको पेट्रो डॉलर की बात है, मैंने आपको पेट्रो डॉलर की आपकी बात की ना। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सेकंड नंबर पे रिसोर्सेज जो हैं ऑयल के, वो कैस्पियन सी के इर्द गिर्द हैं, जहां से पाइपलाइन आनी है। मैं नेगोशिएशंस को अच्छी तरह जानता हूं, जो मुल्ला उमर के साथ होती थी, मैं सुगर डीसी चागी था, रॉबिन रफील आई थी, उसने 18-19 किस्म के पॉइंट्स यूनिकॉल के ऊपर नेगोशिएशन हो रही थी, 18 पॉइंट्स भी हुए यूनिकॉल के मसले पे अमेरिका में। जी, 18 पॉइंट्स लेके गई थी कि जनाब ये आप वुमेन राइट्स, रॉबिन रफील अब फिर एडवाइजर हैं। जी फिर ओबामा की, ये है वो है, ये उसने कहा था। मुल्ला उमर ने एक तो पहले उसको मुलाकात ही नहीं दी, उसने कहा आपकी क्या स्टेटस है, मेरे किसी छोटे बंदे से जाकर मिले, मैं खुद अमीरुल मोमिनीन हूं, ठीक है, और वो उधर अपने छोटे से टेंट में बैठा रहा। उसके बाद दूसरी दफा जब 1-1.5 महीने के बाद दोबारा रॉबिन रफील वहां गई, तो उन्होंने कहा हमारी कोई कंडीशनैलिटी नहीं, कोई ह्यूमन राइट्स, कोई चीज हम नहीं मानते, हमारे साथ एग्रीमेंट करो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो जापानीज के साथ एग्रीमेंट कर चुके हुए हैं, ठीक। उस वक्त फिर तो रिसोर्सेज का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। उसकी वजह है सर, उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि आपकी मार्केट्स लिमिटेड होती जाते हैं दिन ब दिन। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है और उसको पैसेज मिलना है तो पाकिस्तान से मिलना है। नहीं, भारत को पैसेज देगा कौन? एशिया के लिए, भारत को के लिए, यूरोप के लिए, भारत की अमेरिकी तो इंडिया के लिए भारत की बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप बुश की एक तकरीर सुने, जो उसने सेकंड टाइम इलेक्ट होके आया था, तो बुश ने कहा था कि वी आर नॉट कम्प्लेसेंट, हम इतने भोले नहीं हैं। कंप्लेसेंट भोले का खास तर्जमा है कि हम राइजिंग इकोनॉमी जो है हमारे लिए थ्रेट हैं, इंडिया और चाइना, उनका हम ख्याल ना रखें। उसने एक ये कहा था, और दूसरा ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी इज द मोर थ्रेट टू अस एज कंपेयर टू चाइना बिकॉज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इज वेल इन प्लेस। मसला सारा ये है कि आप जब तक बच्चे तो पाकिस्तान रियलाइज आप जब तक माँ जो है वो बच्चे को खाना खिलाते हुए ये दर्स नहीं देती कि खाना तुम नहीं खाओगे तो कश्मीर कैसे पता करोगे। मेरे बचपन में भी यही दर्स दिया जाता था, आज भी यही दर्स दिया जाता था, ठीक है। खुसूसन जिस इलाकों में मैं और आप पंजाब में रहते हैं, ये दर्स जो है फ्रंटियर में, ये सिंध में, कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में, बलूचिस्तान में नहीं रहता, क्योंकि 10 लाख बंदे भी हमारे मरे हुए हैं ना, इस बॉर्डर के ऊपर इतनी बड़ी माइग्रेशन भी हमारी 47 में ज्यादा पंजाबीज का मर्डर हुआ दोनों साइड पे, मसला पंजाब की हुई। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान की और इंडिया की अगर लड़ाई होगी तो आग इस जमीन पे बरसेगी, तो किसी और जमीन पे नहीं बरसेगी। अच्छा, कहीं ये तो नहीं कि एक्सटर्नल पावर बैटलफील्ड बनाने जा रही है पाकिस्तान को नेक्स्ट 1-2 डेकेड्स? एक्सटर्नल पावर जहां प्रॉक्सी बड़ी प्रॉक्सी लड़ना चाह रही है। उसकी वजह यह है कि आपको और कहीं पर भी इस तरह का बंदा नहीं मिल सकता कोई अल्लाह के नाम के ऊपर तो बम बांध के और उस मंदिर में बांध के, चाइना के किसी पगोडा में या मस्जिद में चला जाए। नहीं, मैं इंडिया और उसकी बात कर रहा हूं, जब बम बांध के बासलान के अंदर 200 बंदों को पकड़ ले, आपको यहीं पर इस किस्म के मोटिवेटेड लोग मिल सकते हैं, और ये मोटिवेटेड लोग जो हैं वो हम क्रिएट करेंगे। और हम, लेकिन एक बात मैं तय रखूं, जहां मैं आपको 3-4 पेशीन गोइयां वली ने और इन लोगों ने की थी, उन्होंने कहा था कि ये जब सेंट्रल पावर्स इस तरह के बिल्टअप होंगे, खुद नबी वसल्लम की पेशीन गए, ये अमेरिका की बहुत बड़ी भूल है कि ये फिर जंग उसके हाथ में रह जाएगी। यकीनन जंगें तो फिर हाथ से निकलती हैं। गोली के ऊपर लिखा होता है टू होम इट मे कंसर्न, ठीक है, उसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा होता। हमारे जो इलीट है ना, उसका इंटरेस्ट इस मुल्क के अंदर नहीं रह गया, उसका इंटरेस्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन में अपने इंटरेस्ट घूम गया, उनके इंटरेस्ट चले गए, बाहर चले गए, सब कुछ बाहर है, पैसा बाहर है, लेकिन बुनियाद तो मिडिल क्लास होती है ना, और वर्किंग क्लास। सर उस मैं पाकिस्तान इज अ राइपेंड स्टेट फॉर एनी रिवोल्ट। यहाँ किसी वक्त भी बहुत बड़ा आतिशफशां फट सकता है। उसकी वजह, आप किसी भी जगह पे जहां पर भी आतिशफशां फटा है, उसकी सोसाइटी की आप उसको स्टडी, 2 चीजें बड़ी कॉमन होती हैं। सोसाइटी के अंदर जजीरे बन जाते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर जजीरे बन गए हैं। नंबर 1, मैं और आप दोनों एक ऐसे जजीरे में रहते हैं, ऐसे कि जिसके अंदर मुझे अगर बिजली
जनरेटर लगाया हुआ है, आपने यूपीएस लगाया हुआ है। ठीक है। मेरे पास अगर पानी नहीं आता, मैं वासा को फ़ोन करता हूँ, शाम को टैंकर पहुँचा देता है। आप प्राइवेट उसको कहते हैं 200 रुपया दो भी, टैंकर मेरे घर के अंदर पहुँचाओ। ठीक, मैं बीमार पड़ता हूँ, मेरे लिए अस्पताल खोल दिए हुए हैं बट डॉक्टर्स ने, मैं उसको कहता हूँ भाई बेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल में जाओ, बेहतरीन डॉक्टर लो, मैं उसको पे करता हूँ, डॉक्टर तो मेरे रियासत तो दरवाजे पे बिखर आते हैं। गई, रियासत तो बिखर गई। सुन लेना, उसके बाद मेरे बच्चे ने पढ़ना होता है। मैंने अपने ही आइलैंड में रहने वाले एक बंदे को कहा एक बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम स्कूल बना दो। ठीक है, हम पढ़ते हैं, ए लेवल करते हैं, उसके बाद बाहर चले जाते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। आम आदमी को पानी मिलता है, बिजली मिलती है, एजुकेशन होती है, हेल्थ मिलती है। ये है वो हमारा डिलीमा। एक दिन वो बंदा जो होता है वो इस आइलैंड पे कब्जा कर लेता होता है। अच्छा, अगर एलीट नहीं कुछ करता उसके लिए। क्या वो फिक्र है पाकिस्तान में, एक नई फिक्र इंकलाब की? सिर्फ फिक्र नहीं होती, इनकलाब सिंथेसिस दुनिया में कहीं पर भी इनकलाब जो आया है, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। ये फिक्र की बुनियाद पे नहीं आता, ये अचानक एरप्शन होती है, उसके अंदर से फिक्र पैदा होती है। लेकिन अनारकी पहले आती है। 10 साल लगे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन 8-9 साल के करीब है। और बिरसा, आपको पता है रॉबर्टस्पेरी जैसा हीरो था और लोग इतनी नफरत करने लगते हैं बादशाहों के साथ कि रॉबर्टस्पेरी उनका जो था लीड करता हुआ, जब वर्साई पैलेस पर उसने कब्जा कर लिया, वहां पहुंच गया तो उसने कहा अच्छा अब बादशाह के साथ बैठ के नेगोशिएट कर लेते हैं। तो क्या ये उन्होंने रॉबर्टस्पेरी को मार दिया। सिक्का राज वक्त ये है, जुल्फकार अली भुट्टो जिसने नारा लगाया था इस सारी चीजों का, जुल्फकार भुट्टो एक फ्यूडल बैकग्राउंड से तल्लुक रखने वाले थे, और उसने अपने तबके से बगावत की थी। इसलिए कि पॉपुलर स्पोर्ट और पॉपुलर आज तक वो दिलों में इसलिए है कि उसने एक पॉपुलर नारा, मैं आपको बताऊं कि गुजरात का, मैं आज सुबह एक वाक़ा, रसूल कॉलेज के अंदर वो आया तो सेवरलेट उसकी बड़ी गाड़ी थी, लड़के आ गए, वो उसके ऊपर वो चढ़ गए सेवरलेट के ऊपर और लोगों ने हटाने की कोशिश की, तो कहा नहीं गाड़ी में बैठ। ये होता है कि आपके मिजाज पर बुरा भी लग रहा हो आपको, फिर भी उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए, पब्लिक के अंदर लिव करने के लिए यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, हम मजबूर हो जाते हैं, फिर वैसा कल्चर अडॉप्ट करना पड़ता है, यानी कि उस कल्चर की, उस तबके की फतह होती है, आप उसको फॉलो करते हैं, एलीट को फॉलो नहीं करते, बुर्जुआजी को या जो रूलिंग क्लास, अगर रहते नहीं फॉलो करें या ना करें, कहते जरूर हैं, मजबूरी होती है। हमारे मुल्क के अंदर मसला सारा ये तारीख का मस्बत तारीखी जबर होता है। तारीख का जुल्म ये है कि हम मजबूर कर देते हैं कि वो एक्टिंग करें, प्रिटेंड करें। बड़ी समाजी तब्दीली, एक बहुत बड़ा सरदार था, उनके आजकल बेटे वजीर हैं बलूचिस्तान में, वो कहता था इस जमहूरियत की ऐसी की तैसी कि इस जमहूरियत के तहत मुझे एक आम आदमी के पास जाके कहना पड़ता है कना वोट अते, मुझे अपना वोट दो। मुझे भुट्टो साहब की तकरीर याद है जो उन्होंने की सिंध के अंदर के, आज मेरी सियासत की बुनियाद पर सिंध के बड़े पीर को अपने हुजरे से निकल के अवाम में आके वोट देना पड़ता है। तो ये तब्दीली तो होती है। तो पाकिस्तान ऐसी तब्दीली की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान जाना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, अगर आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहा तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो लोग वीड आउट कर हो जाएंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल, आपकी नफरतें, छोटी मिसाल आपको देता हूँ। 1980 में मैं बलूचिस्तान गया था। 1980 में बलूचिस्तान पे बड़ी नफरतें थी। 73 का ऑपरेशन खत्म हुआ था, हर दीवार पर पंजाबी इस्तेमार मुर्दाबाद के नारे लगे हुए थे। 83 का इलेक्शन आया, लोगों ने काउंसलर को गाली देनी शुरू की, उसका गिरबान, तुम ऐसे पंजाबी का नाम लेते हो, तुम तो खुद खा गए, तुम तो खुद खा गया, हमने तुम्हें खाते देखा है। अच्छा, 85 का इलेक्शन आया, लोगों ने जाम साहब के खिलाफ बातें की, कहा कि जाम साहब ने गलत किया, ये किया। 88 का इलेक्शन आया, लोगों ने 3 महीने के अंदर ज़फ़रुल्लाह जमाली की कैबिनेट फर्क कर, ठीक। 92 के अंदर मैं वहाँ DC था सिबी में, खैर बख्श मरी से ज़्यादा एंटी पाकिस्तान नाम कोई नहीं था। उसका बेटा वहाँ पर आया, चंगेज़ मरी, थम्बिंग मेजॉरिटी से जीता। 2.5 साल बाद 97 के अंदर दूसरा इलेक्शन लड़ा, एक ऐसे बंदे से हारा जिसका बलोच होना भी मशकूक था। अच्छा, नफरत खत्म हो गई। 26 डीसीओ में से 22 के 21 जो थे वो पंजाबी वहाँ बैठे हुए थे। वो कहते कि नहीं ये हमारे साथ बलोचित करता है, हमें इंडिपेंडेंट आदमी चाहिए। अच्छा, आपकी नफरतें खत्म होती हैं डेमोक्रेटिक। 99 में आया, मुशर्रफ साहब आए, गाली पंजाबी को वापस हो गई। लेकिन अब जो लोग ये समझते हैं कि -1 फार्मूला है, वो क्या मसाइल का हल है? नहीं, कोई हल नहीं। क्यों करते हैं ये लोग? सर बस पता ये है, उनकी अपनी बड़ी माइनर सी बहुत बड़ी ख्वाहिशात हैं। मैं एक बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ, बहुत तक हजम हो जाए, ठीक है। देखें 58(2) भी में कुछ नहीं है,
ठीक है। 58(2) में इख्तियार है चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का। फाइनल देखिए, जिसकी फाइनल वर्डिक्ट होता है वही होता है ना उसका, ठीक है, कि जो डिफाइन करेगा, जो डिफाइन करेगा कि वेदर द एक्शन वाज रॉन्ग और राइट। लेकिन अब इफ्तिखार चौधरी को मैं साल से जानता हूँ किस किस्म के आदमी, ठीक, बाकी चीजें जो है छोटी मोटी हैं। असल 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 चीज क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ, ठीक है, ठीक, असल इशू ये है। अगर 25-30 से जूनियर एक बंदा अपॉइंट हो जाता है तो प्रॉब्लम तो लौट तो गई ना। ये एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि तो आपका मतलब हमारी लीडरशिप को विजडम का मुजाहरा सर, करना। लीडरशिप नहीं, एक चीज मैं आपको बताऊं, दो चीजें अगर जमहूरियत के साथ एक चीज और चल पड़े ना तो ये मुल्क ठीक हो जाता है। मसलन वो है रूल। जमहूरियत जो है क्वेश्चन होती रहे हर लम्हे पर रूल ऑफ लॉ के। जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता कि आपको 5 साल के लिए एक पास मिल गया है कि आप जो चाहें करते रहें, 5 साल के बाद अब आप लोगों के पास जाएं, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो कर दिया ना। आपका एक एक एक्शन क्वेश्चन होता है। जब आप वाटर गेट के अंदर लोगों के चीज़ें टेप करते हैं, आप क्वेश्चन होते हैं। जब आप किसी किस्म का करप्शन करते हैं, आप इटली में क्वेश्चन होते हैं, ठीक। आप जब बरतानिया के अंदर वो BBC का वो बंदा मरता है, उस रूसी जो उनसा था जी जासूस, आप क्वेश्चन करते हैं, आप अदालत में पेश होते हैं, आप किसी इंक्वायरी रिपोर्ट खान पे। जब तक आपका रूल ऑफ लॉ साथ साथ चलता रहेगा, मैं कसम उठा कर कहता हूँ कि जमहूरियत के खिलाफ ये -1 हो या 2 हो या -10 हो या -440 जितने भी हैं वो हो, ये कोई नारा कामयाब हो ही नहीं सकता। अच्छा, और ये सब आपका ताल्लुक लिखने से भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी है, प्रिंट मीडिया से भी है, ड्रामा से भी है, बड़े बड़े स्टाइल हैं। और आप समझते हैं कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कितना डिसाइसिव रोल अदा करने की कोशिश करता है, ये अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करता? बहुत ज़्यादा। पहली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ना हमारे पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में, उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ अगर आ जाए, हाँ, मैं इसलिए इसको जोड़ा। मीडिया को दुनिया में कंट्रोल करती हैं कोर्ट्स। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एक अखबार है बहुत बड़ा पाकिस्तान का, उस अखबार के पहले मालिक, इस मालिक के वालिद, उनके खिलाफ याह्या बख्तियार ने मेरी अदालत के अंदर एक केस किया हुआ था 500 and 501 और 502 के तहत। उस केस के तहत उन्होंने याह्या बख्तियार साहब ने उन्होंने कुछ एक छाप दिया था कि भुट्टो को याह्या बख्तियार के वकीलों ने मरवाया है। जस्टिस सरदार शौकत अली वो भी पेशी भुगतने आते थे, वो भी आते थे, सब आते थे। इसके साथ साइमल्टेनियसली याह्या बख्तियार ने केस किया हुआ था लंदन में, क्योंकि वहाँ लंदन के अखबार में भी छपा था। हुआ ये कि लंदन वालों को 1 लाख कुछ हज़ार पाउंड जो है जुर्माना कर दिया। उसके बाद जंग लंदन में तो मुहतात हो गए, नहीं, पाकिस्तान में मुहतात नहीं हुए। मुझे ऐसी वाकया का पता है, उसी दौर की बात है कि पीपल्स पार्टी के जो शेख मोहम्मद रशीद मरहूम थे, उन्होंने भी लंदन में एक पाकिस्तानी अखबार से इसी किस्म के मुकदमे से 1,36,000 स्टर्लिंग पाउंड जीते थे। जी हाँ। और उस अखबार ने लंदन में लिखना बंद कर दिया। अब मसला सारा ये है कि आप एक दफा आप रूल ऑफ लॉ के तहत आप चैलेंज कर दें, खड़े अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू, कैसे एनालिसिस करते हैं? एनालिसिस ये assumptions हैं या एनालिसिस हैं? इस पूरे मुल्क ख्वाहिशात हैं या तज्जिया? आपने पूरे मुल्क के अंदर एक हिस्टीरिया कायम करा। देखिए मेरी बात सुने, दूसरी चीज होती है आपकी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग हो जाए। जब तक आपकी पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग नहीं होंगी, उनके रूट्स नहीं होंगे, पॉलिटिकल पार्टी 8 साल करती क्या रही हैं? एक केक काटा और तस्वीरें बना के ना अखबारों में बांट दी, मीडिया उठा, उसके पीछे पीछे हमारी पार्टियों के झंडे भी निकले बाहर। 8 साल में 4 जुलूस निकले, ठीक है, जो जिनकी हुकूमत उतारी गई थी उनकी भी, जिनके दूसरे किसी ने भी निकाले, बड़ी से बड़ी पार्टी ने भी निकाले। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वैसे ऑर्गेनाइज नहीं रहे जैसे 60-70। आप पब्लिक के अंदर हूं, आप मीडिया के मुकाबले में आपका एक जुलूस निकले और पुरअमन निकले, आपके 10,000 बंदा निकला हो कि तुमने झूठ बोला। चले वो तो नहीं है, जिनको आज कैमरे के आगे ये ताकत मिली है, उसकी ताकत रखने का ये इख्तियार है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या चंद लोग पूरे मुल्क की किस्मत का फैसला करें? नहीं कर सकते। देखिए ना, ये है वो जहर। और ये और जो पेड़ हैं, जो मुलाजमत कर रहे हैं। गोविंद साहब, एक मिनट मैं अर्ज करूं, ये आज आप चीख रहे हैं, सियासतदान चीख रहे हैं, सब चीख रहे हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट के ऊपर हिट हुआ है। उस वक्त कोई नहीं चीखा था जब मीडिया ने इस 25 सालों के अंदर हमारी सारी शॉपिंग लिस्ट बदल दी थी। बिल्कुल बदली है। हमने कभी टिश्यू पेपर नहीं खरीदा था, हमने कभी बोतलें नहीं खरीदी थी, हमने कभी वो जो खाने के साथ, हमने कभी शैम्पू नहीं खरीदे थे, हमने हमारा लाइफस्टाइल बदल दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमने मल्टीनेशनल पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड है,
आप मुझे, मैं आपको बताऊं, मैं आप वेस्टर्न कैपिटलिज्म का वैनगार्ड नहीं है ये कि मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा हूं जी। इंफॉर्मेशन की गवर्नमेंट की जो इश्तिहार की कंट्रीब्यूशन है वो 10% से 8% से ज्यादा नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप गवर्नमेंट की को कह सकते हैं कि निकल जाओ भाई, लेकिन आप मुझे एक खबर किसी मल्टीनेशनल जो है उसके खिलाफ आप छपवा के दिखाएं, एक मजमून आप उसको कहें कि अपनी फलां जो है उसकी जो है मैं उसके अंदर वो जो है एक कंपनी है, कंपनी के खिलाफ आप ये मसला साबित हो गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक केस था 2 पानी के उसके ऊपर, पानी जो मिनरल जो आप वाटर पीते हैं, देखो ना, ये आप सोच सकते हैं और उसकी कभी खबर यहाँ नहीं थी छपती। आप सोच सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर किसी ने खरीद के पानी पीने का तसव्वुर किया था? कभी नहीं। पहले हमें खौफ दिलाया गया। अगर ये सिलसिला चला रहा है तो हम हवा भी खरीद के हेपेटाइटिस बी, मैं आपको इसके ऊपर बहुत बड़ा 1 घंटे का पूरा लेक्चर दे सकता हूं कि किस तरह उन्होंने पानी की रिसोर्सेज या फिलीपीन के अंदर लिए, किस तरह उन्होंने इवन अमेरिका के अंदर पानी को बेचा, बाकी चीजों को बेचा, पूरी दुनिया को। आज से 10 साल पहले पानी कोई खरीद के नहीं पीता था, हमारे पानी हमें बेचा जा रहा है। हमें कहा जाता है फलां वज़ीर आज़म का पानी फ्रांस से आता है, कहा जाता है ना, खबरें लगती थी। अब तो गरीब मजदूर का पानी जो है फ्रांस से आता है। हमारा ही दूध हमें पैक करके वो उन्होंने दोनों का मुकदमा था, उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि इसको जनाब टेस्ट कराएं, ये पानी जो है ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, वो टेस्ट कराया गया हेल्थ की तरफ से, फ्लोरिडा उन्होंने लिखा कि बोथ आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मल्टीनेशनल कंपनी, 1 इंच खबर नहीं छपी। यहाँ पर इस डीसीओ लाहौर होता था, इस डीसीओ लाहौर ने एक कंपनी पकड़ी जो कि एक जाली मशरूबात बना रही थी, और वो भी अंडर दी सुपरविजन ऑफ उसी कंपनी के। अच्छा, मर गया वो कि खबर छाप सके टीवी में, किसी टीवी के अंदर तो किसी अखबार में नहीं आ सके। फिर तो ये नेशनलिस्ट ना हुए। जी, ये मल्टीनेशनल के वैनगार्ड है। तो आप अब तो चीखते हो, ऐसे ही एजेंडा तो नहीं इनके हाथों में। तो चीखते हो जिस वक्त वो एक खूबसूरत लड़की को दिखा के वो जेल भिजवाते थे, उसकी सर को बालों को लगाने वाली, उस वक्त को नहीं चीखता था। आप जो चाहें बेच दें इस मुल्क के अंदर, जो चाहें आप, बाल उगाने के नुस्खे बेच दें, बाल गिराने के नुस्खे बेच दें, आप जवान बनने के नुस्खे बेच दें, जवान तो हम उनका असला भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनकी प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान आप समझते बन रहे हैं ना हम यार। आप हमें नहीं, क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान के अवाम इन आइलैंड्स और इन मल्टीनेशनल के जो वैनगार्ड्स बने हुए हैं हर सतह पे, हर लेवल पे, पाकिस्तान के अवाम ऐसी फिक्र पैदा कर सकते हैं, ये शऊर बेदार हो उसकी वजह, जिस वक्त आप 10 रुपए की बजाय 175 रुपए का बर्गर बेचेंगे, यार आप खुद सोचें, हम आइसक्रीम नहीं बना सकते इस मुल्क के अंदर, हम टूथपेस्ट नहीं बना सकते, हम टूथब्रश नहीं बना सकते, हम वो जो जूतों की पॉलिश नहीं बना सकते, सब कुछ हम बना सकते हैं। वही एक मल्टीनेशनल जो है वो जहां आके हमारा पैसा जो है हमसे ले जा रही है बड़े आराम से। लेकिन जब हम लोगों ने बनाने की कोशिश की, इसलिए नहीं, जब 70s में भुट्टो शहीद की हुकूमत ने कोशिश की तो कुफर के फतवे लगवा दिए। सिर्फ एक चीज है, वजह यह है कि उसके पास आपका जो खुदी साहब आप है ना, जिस इडियट बॉक्स के अंदर, उसके अंदर जब एक पॉलिश की डिबिया जो ऐसे वो गोल करके दिखाती है ना, खूबसूरत मॉडल वो जो, तो फिर हम कहते हैं नहीं वो डब्बी लेके आओ। ठीक है, जिस वक्त उसकी कोई लिमिट होनी चाहिए ना। आप नहीं, ईरान ने किया ना, ईरान में कोई फूड आउटलेट वहां नहीं है बाहर की। अच्छा, और यह सब आखिर बर्गर भी सस्ता है। आखिर में आते हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रॉब्लम है इंटरनल और एक्सटर्नल, ये हमारा कंक्लूजन है, इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा? इसका सोल्यूशन सिर्फ सेल्फ रिलायंस के ऊपर है और अपने हाउस को ऑर्डर करने के ऊपर है। $33 बिलियन का आपका बजट है 22 साल का, जिसके अंदर आप मुश्किल 12-13 बिलियन खर्च करते होंगे, बाकी मेरे और आपकी जेबों में चला जाता है। ठीक, आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है। इसको नए सिरे से रिव्यू करना नहीं, आपको 4-5 चीजें रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट करनी होगी। मैं आपको रिस्ट्रक्चर, आपको देखें, आपको सबसे पहले बात यह है डिसेंट्रलाइजेशन करनी। नहीं, आपको पहले चंद एक चीजें, आपको एक तो ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटी एजुकेशन में तय करनी पड़ेगी। कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी कि आपने अब यहाँ पर लोग नहीं बनाने जो बाहर बेचने के लिए, उससे आगे ठीक है, आपको एक अनाउंसमेंट करनी होगी कि सिविल सर्विस जो है आइंदा से उसका जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो उर्दू में होगा। ओके, नेक्स्ट अगला, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी पूरी आपको देखें, अंग्रेज ने एक सिस्टम बनाया था सिविल सर्विस का, जो कि वो अपने लिए बनाया था, अपने बाबू बनाने के लिए। इंडिया में चल रहा है ना, ठीक है, सर्व कर। पाकिस्तान में क्या करना है आगे? उसको
हमने प्रोडिसाइज कर दिया ना उस ब्यूरोक्रेसी को, खत्म करना पड़ेगा आपको। जैसा कोरिया, साउथ कोरिया की एग्जाम उन्होंने, अच्छा उससे आगे क्या करना होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चूंकि हल की तरफ एक तो आपको सबसे पहले आपको एजुकेशनल प्रायोरिटीज, ठीक है, आपको मुकम्मल तौर पे अपनी लैंग्वेज देखें। कोई हॉलैंड से नहीं कहता कि तुम अंग्रेजी में लैंग्वेज के बाद इश्यूज, लैंग्वेज के बाद आपको एजुकेशन की डायकोटमी खत्म करनी होगी टोटल, और एम्पावरमेंट टू द पीपल, डिसेंट्रलाइजेशन टू द पीपल। सूबों में सूबाई खुद मुख्तार इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं आपको, फेडरेशन मजबूत होती है सूबाई खुद मुख्तारी से। जिस दिन आप सूबाई खुद मुख्तारी देंगे, पाकिस्तान मजबूत होगा। आपके अगर 50, मैं 100% श्योर हूं, आप सूबाई खुद मुख्तारी दे दें, आपके 4 के बजाय 8 सूबे खुद बन जाएंगे, वो बनाएंगे। जिस वक्त आपने बलूचिस्तान में थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आई थी, पश्तून बलोच फाइट शुरू हुई थी, अताउल्ला मंगल का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि अगर पश्तून भाई अलहदा होना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। यानी कि आप समझते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी जो उनसी मजीद आपको प्रॉस्पेक्टस आपको लेके जाएगी। देखिए ना, दुनिया में एक और 70% देहातों में रहने वाले किसान को मेन स्ट्रीम में नहीं लाना, आपको टैक्स स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। आपको एलीट को टैक्स देना पड़ेगा। एलीट हमारा टैक्स नहीं दे रहा। आप यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। आप पता क्या करते हैं, आप 3 जगह से कमा रहे हैं, आप कॉटन से कमा रहे हैं, आप वीट से कमा रहे हैं, आप फॉरेन रेमिटेंस से कमा रहे हैं। गरीब आदमी के कपड़े उतार के लाहौर शहर में खर्च करते हैं, इस्लामाबाद में खर्च करते हैं, कराची में खर्च करते हैं। तो तब्दीली मुमकिन है आप? जी बहुत मुमकिन। अवाम उसके लिए तैयार है। इकबाल ने बड़ी मजेदार बात कही हुई है। मैं इकबाल का शेर सुना के आप खत्म करने वाला लगता है मुझे आपकी तेजी से। इकबाल ने कहा है कि शबे पेशे खुदा बगरी इस्तमजार, मैं रात अल्लाह के हुजूर बड़ा रोया। मुसलमाना चुरा खारन तो खारन, मुसलमान इतने ख्वारुजार क्यों हैं? निदा आमद नमी दानी के कौम, आवाज़ आई कि तुम इस कौम को नहीं जानते। दिले दारंद महबूब न दारंद, दिल रखती है महबूब नहीं रखती। जिस दिन इस दिल से आरजू उठेगी, कोई ना कोई महबूब जरूर आ जाएगा और वो इस मुल्क को ठीक करेगा, और मेरा यकीन है कि आने वाला है। शुक्रिया जनाब ओरिया साहब। नाजरीन, ये थे ओरिया मकबूल जान। आपने उनकी थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू सुनी। शुक्रिया और खुदा हाफिज।